हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, यानी कि भारत के बड़े बंदरगाह कौन से हैं, और इकोनॉमी के वन लाइनर नोट्स यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि एक लाइन से रिलेटेड, एक लाइन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में 80 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो भी स्टूडेंट्स एसएससी के, बैंक पीओ के, बैंक क्लर्क के या रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और 100% गारंटेड है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ी केयरफुली आप इस वीडियो को पढ़िएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। आज हम बात करते हैं इंडिया के जो भी मेजर पोर्ट्स हैं, यानी कि बड़े पोर्ट्स हैं। सबसे पहले है मुंबई पोर्ट, ठीक है, जिसे मुंबई बंदरगाह भी कहा जाता है। ये स्टेट मुंबई महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, और अरेबियन सी पर यानी कि अरब सागर में ये पोर्ट है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, मुंबई पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री एंड अ नेचुरल सी पोर्ट। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये एक तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, साथ ही साथ इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर स्थित है, वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, इंडिया का जो हाईएस्ट ट्रेड है वो इसी पोर्ट से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड है विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। ठीक है, इसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आता है आपका आंध्र प्रदेश में, और बे ऑफ बंगाल, और जो समंदर है जहाँ पर ये पड़ता है वो है बे ऑफ बंगाल। और विशाखापत्तनम इज़ द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। इंडिया का सबसे गहरा बंदरगाह या पोर्ट अगर किसे कहा गया है तो वो है विशाखापत्तनम, और ये भी एक नेचुरल सी पोर्ट है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है। एंड इट इज़ द बेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ये इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब बोलते हैं कि सबसे अच्छा पोर्ट, बेस्ट पोर्ट माना जाता है, जो कि लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट में। ठीक है, अब है तीसरा चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह ये आता है आपका तमिलनाडु स्टेट में, और जो सी फेस पड़ता है वो है बे ऑफ बंगाल में। एंड चेन्नई पोर्ट इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट एंड लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, एंड दिस इज़ एन अनसाइंड पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, ये बनाया गया है, ये पोर्ट नहीं था यहाँ पे, इसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से इसे बनाया गया है, और ये भी ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, और ये काफ़ी प्राचीन, बहुत पुराना बंदरगाह है। ठीक है, चौथा है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, ये कर्नाटका में पड़ता है और अरेबियन सी में है, अरब सागर में ये पड़ता है। एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट, और जो नया मैंगलोर पोर्ट है ये वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अ कुंद्रीमुख आयरन ओर। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था, एक कुंद्रीमुख आयरन ओर है, यानी कि लोह अयस्कम जिसे बोल सकते हैं, उसके एक्सपोर्ट के लिए, उसके निर्यात के लिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पांचवा है जवाहरलाल नेहरू एंड नवा शिवा पोर्ट। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बिजी पोर्ट माना जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्यात है, आयात है, वो इसी पोर्ट से होता है। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और समंदर अरेबियन सी है। ठीक है, और ये वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है, और इसको इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि, तो इसलिए बनाया गया था ताकि तो मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर है मुंबई पोर्ट पर, उसे कम किया जा सके। ठीक है, फिर है दाहेज पोर्ट जो गुजरात में पड़ता है, और ये गुल्फ ऑफ कामभट, ठीक है, वहाँ पर है। दाहेज पोर्ट इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन द कंट्री लोकेटेड ऑन द दाहेज पोर्ट। ये पहला बंदरगाह है कंट्री का जो कि वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। इसको हम केमिकल पोर्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, फिर है मोमरा गाँव बंदर पोर्ट। ठीक है, जो कि आपका गोवा में पड़ता है, और अरेबियन सी मतलब अरब सागर पे ही है। ठीक है, ये पोर्ट जो कि लोकेटेड है ऑन द ईस्ट्री ऑफ द जुरेई रिवर एंड लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट, एंड इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट। ठीक है,
जो जुआरी रिवर्स है उसकी एस्चुरी में ये स्थित है, और ठीक है वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर है न्यू टुटिकोइन, ठीक है ना, पोर्ट है, यानी कि ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल जो समंदर है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। और ये ईस्ट कोस्ट में यानी कि पूर्वी तट पर ये लोकेटेड है। फिर है पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में पड़ता है, और जो समंदर है वो बे ऑफ बंगाल है। ये नेचुरल सी पोर्ट है और लोकेटेड है आपका पूर्वी तट ईस्ट कोस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। अब है इन्नोर पोर्ट, ठीक है ना, इन्नोर पोर्ट, इसको हम कामारजार पोर्ट लिमिटेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु में पड़ता है, और जो सी फेस इसका पड़ता है वो बे ऑफ बंगाल है, और ये ईस्ट कोस्ट पे यानी कि पूर्वी तट पर लोकेटेड है। फिर है कोच्चि पोर्ट, ये केरला स्टेट में पड़ता है और अरेबियन सी पर ही है, ठीक है। ये एक नेचुरल सी पोर्ट है और लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट में, और ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट, ठीक है, जो स्टेट कोलकाता में आता है और हुगली रिवर पर है, ठीक है, हुगली नदी पर है, और ये भी एक नेचुरल सी पोर्ट है। ये लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट में पूर्वी तट पर। पोर्ट ब्लेयर यानी कि ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है, ठीक है, और अंडमान निकोबार आइसलैंड में है, और ये बे ऑफ बंगाल पर है, ठीक है। और ये 13वां पोर्ट है जो कि 2010 में इसे मान्यता दी गई थी, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 13 पोर्ट इन 2010, ठीक है। फ्रेंड्स, पोर्ट्स में सिर्फ इतना ही था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए, रटिए, जो जी माए वो करिए, ठीक है, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है ना, पढ़िए, रटिए, याद रखिए, क्योंकि इनमें से एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे क्वेश्चंस 120%, ठीक है ना, क्वेश्चंस आएंगे और आएंगे ही। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, यानी कि कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की मिल सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। माइनर पोर्ट्स लाइक काकीनाडा, ठीक है, मछलीपट्टनम और बिही मुनीपट्टनम एंड कृष्णापट्टनम आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो छोटे पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स यानी कि छोटे पोर्ट्स, ये किस स्टेट में लोकेटेड हैं? ये चार के चार जो छोटे पोर्ट्स हैं ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। अब है तीसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर द कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल माइंस इन इंडिया नेशनलाइज्ड। किस ईयर में कुकिंग कोल्स, ठीक है ना, कुकिंग कोल्स यानी कि खाना पकाने के लिए जो कोयला यूज़ होता था, ठीक है, और जो नॉन कुकिंग कोल्स, ठीक है, जो खाना हम बनाने में यूज़ नहीं करते हैं जिसको, ठीक है, उनकी माइंस को कब नेशनलाइज किया गया था? ये कुकिंग कोल्स के लिए 1972 में, और नॉन कुकिंग कोल्स माइंस को नेशनलाइज किया गया था 1973 में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कौन सा प्लान्स का मतलब जो 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है फ्रेंड्स। इन 5 ईयर्स प्लान्स, कितने 5 ईयर प्लान अभी तक आए और क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, इन पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी, ताकि तो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको कहीं और जाने की या कहीं और से किसी और बुक को देखने की, कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मुझे अभी इस पर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, किस प्लान में का एम ये था कि कैसे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि लाइफ का जीने का जो तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आया जा सके, सुधार लाया जा सके, वो हमारे 4th प्लान में था, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन 1774। किस प्लेस में कोल की माइनिंग यानी कि खाने कोयले की खाने स्टार्ट हुई थी 1774 में, वो है रानीगंज में, ठीक है। व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम सर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द 20 पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। कब पहली बार
भारत के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि 20 यानी कि 20 पॉइंट्स हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है 1975 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम्ड एट द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। किस प्लान यानी कि किस 5 ईयर प्लान्स का ये एम था कि गरीबी को हटाना है और सेल्फ रिलायंस को अटेन करना है। ये आपका था 5th प्लान के तहत, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 2001 विच सिटी इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है ना। अगर मैं 2011 के जनसंख्या के जनगणना मतगणना रजिस्टर के अकॉर्डिंग जाऊं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी इंडिया में, किस राज्य की थी, तो मुंबई की थी, सॉरी किस सिटी की थी, तो मुंबई की थी, ठीक है ना। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क, कौन सा स्टेट इंडिया का जो कि मेजर प्रोड्यूसर है मलबरी सिल्क का, वो है कर्नाटका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर्स, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो कि रबड़ के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, वो है केरला, ठीक है। नगाडा इज़ अ वेल नोन एज द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। नगाडा जो कि बहुत जाना माना सेंटर है प्रोडक्शन का, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, विस्कोस स्टेपल फाइबर का, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द हाइडल पावर प्रोजेक्ट नाथपा झाकरी लोकेटेड, ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है नाथपा झाकरी के कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। वेयर इज़ द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड, जो डिफेंस मैनेजमेंट का कॉलेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है सिकंदराबाद में, ठीक है। अब है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है इंडिया में, कर्नाटका में, ठीक है फ्रेंड्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है, वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि सफ़ेद श्वेत क्रांति के फादर किसे माना गया था इंडिया में, ठीक है ना, वी कुरीन, यानी कि वर्धमान कुरीन है, कुछ नाम है इनका, ठीक है ना, वी का मतलब। विच स्टेट इन द कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सा स्टेट ऐसा है कंट्री में जिसमें कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किस देश में किया जाता है, किस स्टेट में, किस राज्य में किया जाता है इंडिया में, महाराष्ट्र में, ठीक है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, ठीक है, यानी कि गांजा, टोबैको को हिंदी में बोलते हैं भांग, गांजा से रिलेटेड होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ पर होता है इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। विच स्टेट इन द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली पानी से बिजली सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बनाई जाती है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में उगाया जाता है, वो है पंजाब। डेसिमल कॉइनेज वॉज इंट्रोडक्शन इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है ना। डेसिमल कॉइनेज का इंट्रोडक्शन इंडिया में किस साल हुआ, डेसिमल यानी कि ये समझते हैं ना आप, डेसिमल बोले तो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, बिंदु बोल सकते हैं, दशमलव हिंदी में बोलते हैं इसको, दशमलव, ठीक है ना, उसका 1957 में हुआ था, ठीक है। अब है द सेंसस इन इंडिया इज़ डन आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी ईयर, यानी कि मतगणना इंडिया में कितने सालों के गैप के बाद होती है, ठीक है ना, 10 साल के गैप के बाद होती है, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेरियस बैंक इज़ कॉमनली नोन एज, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे प्रोवाइडेड की स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जो इंश्योरेंस सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है बहुत सारे बैंक के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस, यानी कि सपोज़ जो इंश्योरेंस कंपनी है या बैंक है वो भी अपना इंश्योरेंस किसी और के थ्रू करवाते हैं, तो यानी कि जो कंपनी बैंक को इंश्योर कर रही है या इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर कर रही है तो उस इंश्योरेंस कंपनी को बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं, एश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नासो की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीसीबी? एफसीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है। विच स्टेट स्टैंड फर्स्ट इन द लेंथ ऑफ अ रोड्स इन द कंट्री? किस स्टेट में मतलब कि अगर लंबाई के हिसाब से मैं देखूं कि सबसे लंबी सड़कें हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लंबी, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है। व्हेन वाज फोकस मार्केट स्कीम? कब फोकस मार्केट स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी? 2006-2007 में। ठीक है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में होता है? इसको बोलते हैं न्यू बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया इज परफॉर्म्ड बाय द, जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस हैं यानी कि ठीक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो किसे कहा गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है। ग्लिट एज्ड मार्केट मीन्स द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। ग्लिट एज्ड मार्केट का मतलब है कि मार्केट जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, करेंसी का डिवैल्यूएशन क्या होता है? करेंसी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विस मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी। ठीक है ना। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब कि जब यानी कि डिवैल्यूएशन मतलब हमारा जो पैसा है, रुपया है, हमारे देश की करेंसी क्या है? रुपया, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन कंपैरिजन किसकी तुलना में? इंटरनेशनल करेंसी। यानी कि इंटरनेशनल करेंसी क्या है? यूएस डॉलर है, डॉलर। ठीक है। हाँ, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में जब हमारे रुपये की वैल्यू कम होने लगती है, यानी कि अगर सपोज $1 की कॉस्ट, अब अगर सपोज हम मानते हो 70 रुपीज़ है, तो यानी कि जब हमारे करेंसी की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो वो 70 की जगह 72 हो जाएगा। $1 की कॉस्ट 72 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। वो मतलब है इसका। ठीक है। द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। 14वां फाइनेंस कमीशन, यानी कि अभी 14वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो उसके चेयरमैन कौन है? वाई.वी. रेड्डी। ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है और उसके चेयरमैन कौन है। ठीक है। तो अभी 14वां फाइनेंस कमीशन है और उसके चेयरमैन वाई.वी. रेड्डी है। रट लीजिए इन क्वेश्चन को। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, जो नेशनल रूरल डेवलपमेंट है, यानी कि रूरल बोले तो गांव देहात के इलाकों को डेवलप करने से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसने इंडिया में कौन लेके आया? वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। विच इंडियन गॉट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? किस इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में? अमृता सेन को। ठीक है। द फर्स्ट होली इंडियन बैंक वॉज सेटअप, पहला फुल्ली इंडियन बैंक सेटअप किया गया था 1894 में। ठीक है। द फॉर्मर नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन, जो सोना है, गोल्ड है, उसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि वो कितना उसका पर 10 ग्राम कितनी वैल्यू होगी उसकी, कितने रुपए में मिलेगा, वो डिटरमाइन होता है लंदन से। ठीक है। Which of the following is the first Indian private company to sign an accord with the government of Myanmar for oil exploration in 2 offshore block in that country? Isar Oils। ठीक है। कौन सी ऐसी पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी है जिसने कि म्यांमार की यानी कि वर्मा की गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए? ठीक है। उसके 2 ऑफशोर ब्लॉक्स हैं वहाँ पर, इसार ऑयल। ठीक है। द करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन, जो करेंसी नोट्स हैं वो कहाँ प्रिंट किए जाते हैं? नासिक में। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ था कब? 1949 में। हाउ मेनी बैंक वेयर नेशनलाइज्ड इन 1969, कितने बैंक ऐसे थे जो कि नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में? 14 बैंक थे। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय द इंडियन, ठीक है, मतलब कि पहला बैंक कौन सा था इंडिया में जो कि एक लिमिटेड, एक सीमित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैनेज किया गया था, एक सीमित जिम्मेदारियों के साथ मैनेज किया गया था, इंडियंस के द्वारा चलाया गया था और फाउंडेड हुआ था 1881 में, वो है ओध कमर्शियल बैंक। ठीक है।
इन इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी, कौन है इंडिया में जो कि फॉर्मुलेट करते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज इन पेपर करेंसी पहली बार इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1542 को। रीजनल रूरल बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुए थे 1975 को, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था 1987 में, ठीक है। फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ क्विक माइग्रेशन, फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा, ठीक है, जिसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि फटाफट क्विकली माइग्रेट करने की, माइग्रेशन यानी कि चेंजेस लेके एक जगह से उधर जाने की, वो है हॉट करेंसी, हम उसे कहते हैं। द न्यू सिंबल ऑफ द इंडियन रुपीज़ इज ब्लेंड ऑफ, जो नया सिंबल है यानी कि नया सिंबल जो इंडियन रुपीज़ को मिला है वो देवानागरी रा और रोमन से लिया गया, ठीक है। अब है इन इंडिया बार्टर एक्सचेंज इज स्टिल इन प्रैक्टिस, मतलब कि इंडिया में आज भी बार्टर एक्सचेंज जो कि अभी भी प्रैक्टिस में है वो है कलकत्ता। यानी कि बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हम पैसे नहीं देंगे, जैसे मैंने अगर टमाटर लिए 1 किलो तो मैं उसके बदले 30 रुपये नहीं दूंगी, 40 रुपये नहीं दूंगी, मैं क्या करूँगी कि 1 किलो टमाटर और 1 किलो अनाज यानी कि आधा किलो अनाज, कि मैंने बोला कि मुझे 1 किलो टमाटर लेने हैं और मैं उसके लिए 1 किलो गेहूँ दूंगी या 1 किलो धान दूंगी या कोई और मसाला है उसको दूंगी। इस तरीके से चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करना, ठीक है ना, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वॉज रिकन्स्टिट्यूटेड, प्लानिंग कमीशन को रिकन्स्टिट्यूट किया गया 1950 में, मार्च 1950 में। अभी इसे प्लानिंग कमीशन नहीं बल्कि नीति आयोग कहा जाता है, ठीक है ना। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया, ठीक है। द स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो है उत्तर प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया वेयर, पहली बार म्यूचुअल फंड इंडिया में कब आया था? 1964 में। हु डिक्लेयर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया में जो क्रेडिट पॉलिसी होती है वो कौन डिक्लेयर करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल पॉलिसीज जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिक्लेयर करती है और जो क्रेडिट पॉलिसीज होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसीज है मॉनेटरी पॉलिसीज, ये कौन डिक्लेयर करता है? मॉनेटरी पॉलिसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है हमेशा। इनसे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये पॉलिसीज कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी पॉलिसीज को डिक्लेयर कर रही है? क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आती है और फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। द करेंसी ऑफ ब्यूस्टेक मार्क बिलोंग टू जर्मनी, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी? दूध से रिलेटेड थी, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश्ड, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये पहला बैंक था इंडिया का, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड, जो पीली क्रांति है वो ऑयल सीड्स यानी कि सरसों के से रिलेटेड थी, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि इस्टेब्लिश, जिसकी स्थापना हुई थी 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1843 में। द फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियन, पहला कौन सा ऐसा बैंक था जो कि इंडियंस ने चलाया था? वो था अवध बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1881 में, ठीक है फ्रेंड्स। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जिसे आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? कोच्चि में। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा फिश यानी कि मछली उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में? वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोल माइनिंग वॉज नेशनलाइज्ड इन इंडिया, कोल माइनिंग पहली बार, कोल माइनिंग यानी कि कोयले की खनन को, ठीक है ना, कोयले की खानों से कोयले का खनन करने के लिए इस चीज़ को पहली बार भारत में कब मंजूरी मिली थी? वो था 1971 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया पब्लिश्ड द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है ना, कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया में जो कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार समाचार को पब्लिश करती है?
ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स में डालती है या न्यूज़ चैनल्स में डालती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। ऑन विच डेट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप, किस दिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को सेटअप हुआ था। ठीक है। इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल्स ऑन स्किल डेवलपमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का नेशनल काउंसिल स्किल डेवलपमेंट में सेटअप हुआ था 2008 में। मिंटिंग ऑफ गवर्नमेंट मेडल्स इन इज डन, मिंटिंग करना गवर्नमेंट के मेडल्स को, जो कहाँ पर होता है? कोलकाता और नोएडा में। ठीक है। अब है नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है। नेशनल बायोगैस और मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया था, कब आया था ये? 1981 और 1982 में। बायोगैस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों के घर में शायद गोबर गैस होगा। गाय का, भैंस का जो गोबर होता है उससे हम गैस बना सकते हैं। मेरे घर पे भी है, तो बाकियों के भी शायद होगा। ठीक है। उससे रिलेटेड प्रोग्राम था ये। व्हाट इज़ द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का मेन स्टे कौन है? एग्रीकल्चर। ठीक है ना। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ठीक है। कृषि प्रधान है। ओके। द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा मिल्क यानी कि दूध उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत। उसके बावजूद भी भारत में दूध की हमेशा कमी रहती है, जबकि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन इसी देश में होता है, हमारे देश में होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दूध इतना महंगा बिकता है। ठीक है। वो भी प्योर तो होता नहीं है, मिलावटी होता है। ठीक है। हु वॉज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑपरेशन फ्लड के फादर कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। हाँ। ऑपरेशन फ्लड यानी कि ये भी जब माना गया था कि भारत में दूध की कमी होने लगी थी, जितनी जनसंख्या थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू के गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक है, दूध की मतलब जितने लोग थे उतनी खपत, उतने सारे जितनी पॉपुलेशन थी इंडिया के, हर किसी को दूध नहीं मिल पा रहा था। तो तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक मुहिम चलाई, जिसमें ये बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाए। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना, यानी कि कृषि का कितना योगदान है? करीबन 17.5%। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन स्टील, अभी भी कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है जो कि एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से जुड़ी है? 58%। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉप टाइप्स आर अफेक्टेड जनरली पॉजिटिवली बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया? ठीक है। कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं यानी कि खेती की टाइप्स हैं जो कि आज भी इफेक्ट हो रही हैं? ठीक है। प्रभाव पड़ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर की वजह से, यानी कि पश्चिम दिशा में जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से, वो है रबी की क्रॉप। रबी की क्रॉप यानी कि जो ठंडियों में होती है। गेहूँ आपका रबी की क्रॉप में आता है, रबी की खेती में आता है। चना आपका रबी की खेती में आता है। ठीक है। ये चीज़ें। और होती है खरीफ की फसल, खरीफ यानी कि धान, ज्वार, मक्का, ये सब आपके खरीफ की उसमें आता है। एक जायद की फसल होती है जिसमें आपके फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं उस टाइम में। ठीक है। सेंसस इन इंडिया बीइंग हेल्ड रेगुलरली, ठीक है ना, भारत की में जो मतगणना है वो हर 10 साल में होती है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इंडिया ऑक्यूपाई, अगर हमें भूगोलिक स्थिति के बारे में, भूगोलिक एरिया की से अगर इंडिया की पोजीशन का पता करने की कोशिश करूं कि कितनी भौगोलिक एरिया है इंडिया के पास, तो उसके हिसाब से इंडिया किस नंबर पर आता है विश्व में, यानी कि इंडिया ने कौन सा स्थान ऑक्यूपाई किया है, हासिल किया है विश्व में, तो वो उसका 7वां नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तो मैं आपके लिए और वीडियोस बना करके पोस्ट करती रहूं। और जो स्टूडेंट्स एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें मैंने सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ही इसमें डाले हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए, रट लीजिए। ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।